गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 5th। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, पहले हम समझते हैं इनहेरिटेंस ये क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, 10th और 12th दोनों क्लास के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यही टॉपिक जो है वो क्लास 10th के बायोलॉजी सेक्शन के अंदर है। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स भी इस चैप्टर को फॉलो करके आसानी से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके और उस चैप्टर को आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 10th और 12th दोनों को इक्वल पोर्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, लेकिन थोड़ा डिटेल के अंदर है, क्योंकि 12th के पोर्शन को यहाँ पर कंप्लीट करना है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा डिटेल में बताया गया है, तो वो 10th को भी उसी तरीके से आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडलिज्म, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या अपने पूर्वजों में आगे से आगे ट्रांसफ़र होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब कि कैरेक्टर्स का, जीन्स का पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफ़र होना इनहेरिटेंस कहलाता है। और उस इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र। हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी न्यूक्लियस की, क्रोमोसोम पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में होते हैं ये क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में। और यही क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है वो फर्दर सेल डिवीज़न के समय क्रोमोसोम में बदलता है। और क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर पाए जाते हैं जीन, और जीन मेनली बने होते हैं डीएनए के। तो मेनली हम कह सकते हैं कि डीएनए ही जो होता है वो हमारे कैरेक्टर्स को स्टोर करता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमारे गुणों को, हमारे लक्षणों को जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र करता है। तो इन्हीं ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स जनरेशन बाय जनरेशन को हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस। तो हम उसके प्रिंसिपल पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे भी, इनहेरिटेंस में क्या क्या रूल्स लागू होते हैं, किस तरीके से इनहेरिटेंस को अप्लाई किया जाता है, और मेंडल ने ऐसा क्या किया कि हम उनको रूल्स को हम आज भी फॉलो करते हैं। तो मेंडलिज्म को समझने से पहले हम इनकी हिस्ट्री समझते हैं कि मेंडल ने अपने किस किस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट किए, उनके लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ उन्होंने अप्लाई की और उनके साथ क्या हुआ। तो वो एक पादरी थे ऑस्ट्रिया के चर्च के अंदर, वहाँ से उन्होंने क्या किया, अपना एक प्लांट लिया, प्लांट का नाम है पाइसम सटाइवम, जिसको हम गार्डन पी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन बहुत आते हैं। गार्डन पी, पाइसम सटाइवम, या इसको एडिबल पी भी बोलते हैं, खाने योग्य मटर। तो इस पौधे पर, प्लांट के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और लगभग उन्होंने 34 स्पीसीज़ को देखा। उस प्लांट की 34 स्पीसीज़ को उन्होंने क्या किया, उनको चेक किया, आइडेंटिफाई किया, और फाइनली उन्होंने, लास्ट में फाइनली तो नहीं, 22 स्पीसीज़ को उन्होंने लगा भी इनके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो एक्सपेरिमेंट करते गए और उन्होंने अपने रिजल्ट को देखा, तो लास्ट में उन्होंने 7 स्पीसीज़ या 7 जातियां जो थी वो पाइसम सटाइवम की उन्होंने अपने आप को फाइनलाइज की कि इनके ऊपर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाना है। तो 7 स्पीसीज चुनी, मतलब कि 7 कैरेक्टर्स, 7 लक्षणों वाले पौधे उन्होंने चुने। वो 7 लक्षण कौन से थे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किए 1856 में उन्होंने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। और 1856 के बाद एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के बाद में उन्होंने 1865 के अंदर उन्होंने क्या किया, अपने जो एक्सपेरिमेंट किए, अनेक एक्सपेरिमेंट किए, पढ़ें कौन कौन से किए थे, और आपने 9th या 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा उसको, अगर आप 12th में हो तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ब्रून में एक असेंबली हुई, एक अधिवेशन हुआ विभिन्न साइंटिस्ट का, और उन्होंने उन एक्सपेरिमेंट को वहाँ पर एक्सपोज किया, बताया कि मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। उस सोसाइटी या उस असेंबली का नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट को बताने की कोशिश की, मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। लेकिन वहाँ पर ये उनकी असेंबली, लगभग वहाँ पर 2 अधिवेशन हुए, लेकिन उन दोनों अधिवेशनों के अंदर उनको वहाँ पर किसी भी तरीके से किसी वैज्ञानिक ने कोई तवज्जो नहीं दी। फिर नेक्स्ट ईयर 1866
में फिर उन्होंने क्या किया, दोबारा से असेंबली ऑर्गेनाइज हुई। उस असेंबली का नाम रखा गया प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो जो प्राकृतिक जीव विज्ञानी थे उनका पूरा ग्रुप था, पूरे साइंटिस्ट का, पूरे वर्ल्ड का, तो उन्होंने फिर वहाँ पर अपने आप को असेंबल किया और अपने एक्सपेरिमेंट या अपने जो रिसर्च थी वो वहाँ पर रखी। तो मेंडल ने अपनी रिसर्च रखी, लेकिन वहाँ पर भी उनको खास कोई तवज्जो नहीं मिली और उन्होंने वहाँ पर उनके एक्सपेरिमेंट को किसी तरीके से नहीं माना, क्योंकि उसी दौरान 1859 में, याद हो हमने एवोल्यूशन में पढ़ा था, डार्विन ने अपनी बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन कॉन्सेप्ट जो था वो बहुत ज़्यादा उसमें फेमस था। नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि प्राकृतिक वर्णवाद, मतलब कि उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि प्राकृतिक वातावरण के अनुसार जो स्पीसीज अपने आप को अडॉप्ट नहीं करती है नेचुरल इन्वायरमेंट को, तो वहाँ पे वो स्पीसीज वहाँ पर नष्ट हो जाती है। जो नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि नेचुरल अडेप्टेशन जो भी है, चाहे उनका हैबिटेट वहाँ रहने लायक नहीं है, लेकिन अपने आप को वहाँ सर्वाइव करने के लिए अपने कुछ चेंजेस करती है, मॉडिफिकेशन करती है, जिसके कारण वो वहाँ पर सर्वाइव करती है। तो उस समय डार्विन ने वहाँ पर अपने जो रिसर्च थी वो रखी हुई थी, तो वो बुक उस समय बहुत ज़्यादा पीक पे थी, फेमस थी। तो उसी दौरान मेंडल वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनके वहाँ पर वापस में जो सोच थी वैज्ञानिकों की भी, वहाँ पर मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन की थी, उन्होंने कुछ प्लांट्स के रेशियो बताए। तो उस समय बायोलॉजी में इतना एडवांसमेंट नहीं था किसी टाइप की, वहाँ पर कोई रिसर्च बहुत कम थी, सिर्फ बिहेवियर के बेस पे प्लांट के, एनिमल्स के या उनके आउटर जो फिनोटाइप हैं उसके बेसिस पे, बाहरी लक्षणों के आधार पर पौधों को या ऑर्गेनिज्म को देखकर उनके कैरेक्टर को एनालाइज किया जाता था और वो देखते थे इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे थे, क्योंकि साइंस में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। तो वहाँ पर उनके एक्सपेरिमेंट को इतनी तवज्जो नहीं दी गई। उसके बाद वापस वो अपने 1868-7 के बीच वापस क्या आ गए, अपने पादरी के रूप में अपना काम करने लग गए और 1884 के अंदर वो मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई। और उनके एक्सपेरिमेंट थे वो बिना किसी वैज्ञानिकों की नज़रों में आए, या नज़रों में आए नहीं, या नज़रों में लाई नहीं गया, वो बात की बात है। तो उनके एक्सपेरिमेंट को कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो ये सब जो हुआ वो मेंडल के साथ हुआ। लेकिन उसके बाद 1901 तीन साइंटिस्ट आए, 1901 की बात है, तीन साइंटिस्ट आए, उनका नाम था ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल लॉरेंस और शेमाक। इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, वहाँ पर मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उनको रीडिस्कवर किया। रीडिस्कवर करने के बाद उन्होंने इस नतीजे पर पहुँचे कि मेंडलिज्म जो कॉन्सेप्ट थे वो वास्तव में बहुत बढ़िया चीज़ वो बता कर गए, लेकिन उनको किसी वैज्ञानिक ने इतनी तवज्जो नहीं दी। रीडिस्कवर करने के बाद में आज भी हम लगभग 150 साल से पहले की बात है, वो एक्सपेरिमेंट करके चले गए और आज भी हम उन एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम फसली पादपों की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, या कोई दूध देने वाले पालतू जानवर है उनमें चर्बी का बढ़ाना हो या दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाना हो, हमें जो भी फूड मटेरियल का इंक्रीज़ करनी हो, तो हम मेंडलिज्म के रूल्स को फॉलो करते हैं और मेंडलिज्म के बेसिस पे ही हम अपने आगे प्लांट की, एनिमल्स की रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो वो मेंडल जो थे वो एक महान साइंटिस्ट थे, लेकिन उनको जीवित होते समय जितनी प्रसिद्धि नहीं मिली वो उनको मृत्यु होने के बाद प्रसिद्धि मिली। तो उसके बाद ये कारण क्या था कि ये सब हुआ, क्योंकि ये जो दौर था वहाँ पे साइंस में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। क्योंकि हम बात करें 1868 मेंडल के एक्सपेरिमेंट पूरे हो गए थे, तो 1868 के अंदर एक साइंटिस्ट आए, फ्रेडरिक मिशर। उन्होंने क्या किया, न्यूक्लिक एसिड की खोज की, मतलब न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किया। वो जब सेल के पार्टिकल्स को, सेल के ऑर्गन्स को स्टडी कर रहे थे, तो वहाँ पे वो एक केमिकल बायोलॉजिस्ट थे, वो जैव रसायनी थे, तो वो बायोकेमिकल के अंदर अपना काम कर रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने स्टडी की, तो सेल के अंदर उनको प्रोटीन मिल गए, कार्बोहाइड्रेट मिल गए, फैट के मटेरियल मिले, लेकिन उनको कुछ और मटेरियल भी मिले जिनकी नेचर जो थी फैट से नहीं मिलती थी, कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिलती थी, या उससे प्रोटीन से नहीं मिलती थी। तो उनके बेस पे उन्होंने कहा भी कुछ नए मटेरियल भी सेल के अंदर प्रेजेंट है, और ये मटेरियल मिले न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ मिले वो? न्यूक्लियस के अंदर। तो उनको नाम दिया उसने न्यूक्लिन।
उनको नाम क्या दिया उस मटेरियल को? न्यूक्लिन, जो बाद में न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं DNA और RNA। मतलब कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बहुत बाद में कहीं जाकर न्यूक्लिक एसिड का पता चला, और DNA का खोज तो बाद में ही, उसके बारे में जो डिस्कवरी हुई वो उसके बाद हम 1953 का ईयर जानते हैं, वाटसन और क्रिक ने। 1953 के अंदर वाटसन और क्रिक ने क्या किया था? DNA का मॉडल दिया, लेकिन किसके बेस पे दिया? फ्रैंकलिन रोजलिन एक साइंटिस्ट थी, उनकी एक्सरे क्रोमेटोग्राफी मेथड के द्वारा जो DNA के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर दी, उनके बारे में किस प्रकार से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, आपस में कोइल्ड होती है, तो उन्हें अपना एक रिसर्च की, और उसके बेस पे उस एक्सरे क्रोमेटोग्राफी के रिजल्ट के बिहाफ पे वाटसन और क्रिक ने क्या किया? एक DNA का मॉडल प्रस्तुत किया, जो हम आज पढ़ रहे हैं। तो 1953 तक आते आते DNA की स्ट्रक्चर का पता चला। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, उससे 100 साल पहले, ये समझो कि कितने एडवांस साइंटिस्ट थे, वो 100 साल पहले की बात वो पहले ही ले आए। लेकिन DNA की जानकारी नहीं थी, DNA के ऊपर पाए जाते हैं जीन की जानकारी नहीं थी, तो मेंडल ने उनको अलग नाम दिया, और मेंडल ने उनको नाम दिया फैक्टर्स। हम आज पढ़ रहे हैं कि जीन जो होते हैं वो DNA के ऊपर होते हैं, और वो जीन आगे ट्रांसफर होते हैं, इसी कारण आगे कैरेक्टर जो होते हैं वो इनहेरिटेंट होते हैं या वंशावली के अंदर बढ़ते हैं। लेकिन मेंडल को इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा भी प्लांट्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी कैरेक्टर्स को आगे लेकर जाती है, और उन्होंने उसको नाम क्या दिया? फैक्टर्स। DNA नहीं पता था, क्रोमोसोम नहीं पता था, जीन नहीं पता था, उन्होंने उसको क्या नाम दिया? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स मेंडल के द्वारा इनहेरिटेंट कैरेक्टर जो थे बताए गए, उनको नाम दिया क्या? फैक्टर। तो ये बात ही इसकी। लेकिन 85 को फिर अपने याद करेंगे, जब क्या हुआ, जब मेंडल की मृत्यु होगी उसके बाद 85 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि यहीं से फिर बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई। वो क्या था अभी देखते हैं। एटी 85 में वाल्देयर फ्लेमिंग ने क्या किया? क्रोमोसोम का पता चलाया। क्रोमोसोम, क्रोमो मीन्स कलर और सोम मीन्स बॉडी। मतलब कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वो सेल जूलॉजिस्ट थे वो, और वो सेलामेंडर के कुछ लार्वा के अंदर कुछ वो एनालाइज कर रहे थे, तो उनको वहाँ पर कुछ कलरफुल फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखी। तो कलरफुल थे, फिलामेंट लाइक थे, तो उनको उन्होंने नाम दिया क्रोमोसोम्स। क्रोमो मीन्स कलर, सोम माना बॉडी, या उनके शरीर जो थी वो कैसी थी? रंगीन थी। तो रंगीन फिलामेंट दिखे, तो उनको नाम क्या दिया उन्होंने? क्रोमोसोम्स। 85 के अंदर। और उसके बाद 1909 जॉनसन साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या दी? एक जीन टर्म दी कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन है वो पाए जाते हैं। तो जीन जो होते हैं कैरेक्टर्स के, उसको क्या करते हैं? इनहेरिटेंट करते हैं। कैरेक्टर जीन जो होते हैं वो जीन के ऊपर जुड़े रहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो मेंडल के मरने के बाद आई। तो उसके बाद कहीं जाकर, मेंडल जब डेथ हो गई उनकी, तो उनके बाद कहीं जाकर साइंस में एडवांसमेंट आई, और फिर जो चीज़ मेंडल बता के गए उनको वापस डिस्कवर किया गया 1900 के बाद, क्योंकि सब एडवांसमेंट उसके बाद ही स्टार्ट हुई। तो इस प्रकार मेंडल को बाद में प्रसिद्धि मिली। तो ये तो था हिस्ट्री, या आपने कह सकते हैं कि मेंडलिज्म ने किस प्रकार, हम आज मेंडलिज्म को सल्यूट करते हैं, या मेंडलिज्म के बारे में आज भी हम ये सोचते हैं कि आज से 150 साल पहले जिस वैज्ञानिक ने इतनी एडवांस चीज़ बताकर चले गए, और आज भी हम उस फसलों को या प्लांट्स को या जो भी अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है फूड के संबंध में, हम मेंडलिज्म के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और चलते चले आ रहे हैं। अब आते हैं मेंडलिज्म। मेंडलिज्म में क्या था? मेंडलिज्म को पढ़ने से पहले हम थोड़े स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं जो मेंडल के कॉन्सेप्ट में काम आएगी या इनको समझने के लिए काम आएगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे जीन वर्सेस एलील। जीन क्या होते हैं? जीन समझते हैं पहले। जीन
हमने टॉपिक पढ़े हैं जीन डीएनए के ऊपर। जैसे ये डीएनए है, मैं इसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना रहा हूँ इस प्रकार से, ये 5 एंड ये 3 एंड, ये 3 एंड और ये 5 एंड, मतलब कि डीएनए का एक में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैंने ओपन कर दिया, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जिसमें एडेनिन थाइमिन सीक्वेंस जुड़े होते हैं। यहाँ पर मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, इस प्रकार से डीएनए का स्टैंड आउट इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर डीएनए का सीक्वेंस, इसको मैंने सिंगल स्टैंडर्ड बना दिया, तो यहाँ पर एक डीएनए का सीक्वेंस जो है वो क्या करता है, यहाँ पर जीन कहलाता है। मतलब कि पर्टिकुलर कोई डीएनए का एक सीक्वेंस जो होगा जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसे हम कहते हैं जीन। और जीन जो होता है वो पर्टिकुलर कोई एक कैरेक्टर को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि जीन के द्वारा ही कोई कैरेक्टर जो होता है वो शरीर के अंदर बनता है, या जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, एंजाइम बनाने के लिए, या किसी कैरेक्टर को, मतलब कि प्रोटीन या एंजाइम बनेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर कोई स्ट्रक्चर मेंटेन होगा, इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई कैरेक्टर एनहेंस होगा या कैरेक्टर बनेगा। तो जीन जो होते हैं वो किसी एक व्यक्ति के अंदर, किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर कोई स्पेसिफिक एक कैरेक्टर को उत्पन्न करने के लिए या उसको अपीयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जीन को यदि अपने समझें तो जीन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जीन किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एनहेंस करते हैं, और जीन पाए जाते हैं डीएनए के ऊपर। किसे पाए जाते हैं, डीएनए को। मान लो ये फ्रेगमेंट यहाँ पर ये एक कैरेक्टर को एनहेंस करेगा, इसका मतलब ये एक क्या हो गया, जीन हो गया। अब जीन की लोकेशन कहाँ होती है, डीएनए पर। और डीएनए कौन बनाता है, क्रोमोसोम। डीएनए जो क्रोमोसोम है वो पूरा स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम की, तो यहाँ अपने इसको कह सकते हैं कि इस प्रकार डीएनए इसके ऊपर इस प्रकार से अरेंज होता है। ये डीएनए है, इस प्रकार से क्या होगा, ये अरेंज होगा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर। इस प्रकार इस क्रोमोसोम में भी क्या होगा, डीएनए इस प्रकार से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज होगा। अब पर्टिकुलर कोई एक टुकड़ा जो है जीन का, सॉरी डीएनए का, वो क्या कहलाता है, जीन। जो क्या करता है, कोई एक कैरेक्टर को हमारी बॉडी के अंदर एनहेंस करता है या बॉडी में उत्पन्न करता है, या कोई एक एंजाइम, कोई प्रोटीन, मतलब कि जीन किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह है प्रॉपर जीन, जो किस पे पाए जाते हैं, डीएनए पे। और डीएनए पाए जाते हैं क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम बना होता है क्रोमेटिन नेटवर्क का, जो सेल रेस्टिंग स्टेज में होती है। तो ये कॉन्सेप्ट था जीन का। अब जीन के द्वारा कोई एक कैरेक्टर जब उत्पन्न किया जाता है तो प्रत्येक जीन की लोकेशन डीएनए के ऊपर फिक्स होती है, मतलब कि वो कभी बदलती नहीं है। मतलब कि डीएनए के ऊपर पाए जाने वाले जीन अपनी एक लोकेशन को फिक्स रखते हैं, और फिक्स रखने पर वो कैरेक्टर जो होता है वो उस कैरेक्टर वाली जगह भी क्या होती है, फिक्स होती है। तो उस ऐसा कैरेक्टर जो किसी एक क्रोमोसोम पे पाया जाता है, उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं एलील। उसे हम क्या बोलते हैं, एलील। एलील, या इसका पूरा नाम होता है एलिलोमॉर्फ। इसे क्या बोलते हैं हम, एलिलोमॉर्फ। अब एलील का मतलब ये होता है कि हम यदि नॉर्मल भाषा में अपने कहें, जैसे चाय बना रहे हैं, अपने चाय बनाएंगे तो उसके अंदर चीनी भी पड़ेगी, चाय पत्ती भी पड़ेगी, दूध भी पड़ेगा। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये है जीन। मतलब कि उन्होंने क्या किया, चाय बनाने का फॉर्मूला उस के अंदर हमें पता है। तो जीन के अंदर फॉर्मूला है प्रोटीन बनाने का। तो तीन जीन मिले, तीन चीज़ें हमने मिलाई, दूध मिलाया, चाय पत्ती मिलाई और चीनी मिलाई, तो हमारे पास क्या बन गया, चाय बन गई। मतलब कि ये जीन का सीक्वेंस चाय बनाने का फॉर्मूला है, और उन्होंने क्या बनाई, फिर आपस में मिले और प्रोटीन बना ली। इसका मतलब वो कैरेक्टर एनहेंस हो गया। अब कैरेक्टर एनहेंस हुआ, अब उस कैरेक्टर को अपीयरेंस कैसी है, उस कैरेक्टर का दिखावा कैसा है, वो कैसा दिखता है, मतलब कि उस चाय का टेस्ट कैसा है। तो एलील को हम क्या बोल सकते हैं, फ्लेवर ऑफ जीन। यदि अपने नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर समझें तो समझने के लिए ये सबसे इजी वर्ड है कि एलील एक जीन का फ्लेवर होता है कि वो किस प्रकार से कैरेक्टर को दिखा रहा है, या हमारी बॉडी के अंदर वो कैरेक्टर कैसा दिख रहा है। अब प्रत्येक क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिप्लॉयड कंडीशन में, जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं
अब समझते हैं एलील की क्या लोकेशन होती है, किस प्रकार एलील रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं टॉपिक के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो मेंडलिज्म को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बार आगे आएंगी, तो इसको बार बार अपने डिस्कस नहीं कर सकते, तो उसको शुरू में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे हम टॉपिक पढ़ें तो सिर्फ नाम लेना पड़े कि एलील जीन, वो अपने आप इजीली आपके दिमाग में आ जाएगा भी वो जीन और एलील है। तो हम बात करें एलील, ये इसको पूरा नाम बोलते हैं एलीलोमॉर्फ। होता है क्या ये एलीलोमॉर्फ? मेनली एलीलोमॉर्फ क्या होता है या एलील क्या होता है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। हम ये कहें कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं, मतलब कि उनके पास क्रोमोसोम पेयर्ड होते हैं। क्रोमोसोम का क्या होता है, जोड़ा पाया जाता है। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब कि कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं 46 का मतलब 23 पेयर, मतलब कि एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से पेयरिंग करता है। और पेयरिंग किसकी करेगा, तो यहाँ पर ये एलील का कॉन्सेप्ट काम आएगा। हमने क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर समझी, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर समझनी है तो आपको वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, तो वहाँ से आप आसानी से क्रोमोसोम के हम टाइप देख सकते हैं। सेंट्रोमियर पोजीशन के बेस पे किस प्रकार सेंट्रोमियर अपने आप को अरेंज करता है और उसके बेस पे क्रोमोसोम की पोजीशन जो होती है वो अलग अलग के बेस पे वो उनकी पेयरिंग होती है। तो वो स्ट्रक्चर समझनी है, क्रोमोसोम क्या होता है, कैसे बनता है, तो वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वो लिंक में दे रखा है कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर न्यूक्लियस, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आपको क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर समझनी है तो आगे चलते हैं। हमारे बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो 23 पेयर्स के रूप में होते हैं। तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम मिलते कहाँ से हैं, मतलब कि इसमें मेल और फीमेल के अंदर 23 जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो 23 मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम आपस में फ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पर वापस क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो कुछ जो क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमंस के अंदर, आधे क्रोमोसोम फादर से और आधे क्रोमोसोम मदर से प्राप्त होकर क्या बनते हैं, वो एक पूरा जाइगोट वापस पूरे एक शरीर के अंदर डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार इनकी पेयरिंग होती है। पेयरिंग के लिए हम वापस जीनी कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। पेयरिंग किनकी होती है, पहला तो क्या होता है सेंट्रोमियर पोजीशन के बेस पे, मतलब कि सेंट्रोमियर की पोजीशन जो होती है उसमें एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक इस तरह क्रोमोसोम होते हैं जो आपस में क्या बनाते हैं, उनके सेम टाइप के क्रोमोसोम जो है वो पेयरिंग करते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 क्रोमोसोम बताए हैं, क्रोमोसोम का पहला जोड़ा और क्रोमोसोम का दूसरा जोड़ा। अब इस क्रोमोसोम में इससे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर जो है वो क्रोमोसोम को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक इसकी छोटी आर्म होगी उसे पी आर्म कहेंगे और बड़ी आर्म को हम क्या बोलते हैं, क्यू आर्म या क्यू भुजा। तो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है वो आपको दे रखी है। अब यहाँ पर सेंट्रोमियर की पोजीशन, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा इस तरह से कितने जोड़े पाए जाते हैं, 23 पेयर्स पाए जाते हैं यदि ह्यूमंस की बात करें तो जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी, इवन नंबर होगी, मतलब कि पेयर्स के रूप में होगी। 14 होगी, 16 होगी, 20 होगी, वहाँ 7, 9, 3 ऐसे क्रोमोसोम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर उनकी पेयरिंग होती है, पेयरिंग मतलब उनके जोड़ों के रूप में होगी। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर इस सेंट्रोमियर की पोजीशन की बात करें और इस क्रोमोसोम के पेयर के सेंट्रोमियर की पोजीशन की बात करें, दोनों में डिफरेंस है। अब ये क्रोमोसोम इससे पेयरिंग नहीं करेगा क्योंकि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और शेप जो है वो अलग है, इस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और शेप क्या है, अलग है, तो इससे कभी पेयरिंग नहीं होगी। सेम साइज और स्ट्रक्चर के क्रोमोसोम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो ह्यूमन के अंदर आधे क्रोमोसोम मेल से प्राप्त होते हैं, तो दूसरे टाइप के वैसे ही 23 क्रोमोसोम जो होते हैं वो उनके साथ क्या कर लेते हैं, पेयरिंग करते हैं। और पेयर्ड क्रोमोसोम आपस में जो जोड़ा बनाते हैं उन क्रोमोसोम को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र, मतलब कि आपस में क्या करते हैं, वो पेयरिंग करते हैं।
नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो कभी भी किसी से पेयरिंग नहीं करेंगे, मतलब कि ये क्रोमोसोम इससे कभी पेयर नहीं होगा क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल अलग है। अब जीन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, प्रत्येक क्रोमोसोम अपने पास डीएनए रखेगा और उस डीएनए, जैसे ये इस क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ भी क्या होगा, इस प्रकार से इनके ऊपर भी इसी प्रकार कॉइल स्ट्रक्चर के अंदर, हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है जो उसके पास इसी प्रकार से अरेंज होगा। क्लियर। अब क्रोमोसोम पे क्या पाए जाते हैं, जीन, मतलब कि जीन का ये टुकड़ा भी होगा, ये भी टुकड़ा, इस तरह से छोटे छोटे जो सीक्वेंस होंगे, छोटे छोटे सीक्वेंस होंगे, वो प्रत्येक क्या करेंगे, किसी न्यूक्लियोटाइडों के सीक्वेंस होंगे जो पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, या कैरेक्टर बॉडी के अंदर वो दिखेगा। अब उनकी लोकेशन भी फिक्स होती है जीन की, वो कभी बदलती नहीं है। यदि जीन का लोकेशन बदल गई तो कैरेक्टर भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। मतलब कि लोकेशन फिक्स होती है कैरेक्टर को एनहेंस करने वाले जीन की। वो एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम पे कैसे करता है, वो हम अर्धसूत्रीय विभाजन मियोसिस में पढ़ चुके हैं रिकॉम्बिनेशन के दौरान। तो वो अगर टॉपिक समझना है तो अलग से उसका वीडियो आपको मिल जाएगी, मियोसिस के दौरान मियोसिस क्या होता है। तो वहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, तो वहाँ पर नहीं जाना। अपने ये समझ सकते हैं कि एक प्रॉपर जीन की लोकेशन फिक्स है और वो जीन किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एनहेंस करता है। अब कैसे कैरेक्टर एनहेंस करता है, यदि हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर हजारों कैरेक्टर हैं जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से, हम बाहर के कैरेक्टर ले लेते हैं। जैसे हम बात करें हेयर कलर, सेकंड की बात करें आई कलर, थर्ड बात करें अपने स्किन कलर। ये कैरेक्टर जो होते हैं ये भी होंगे, मतलब कि सभी व्यक्तियों का कलर, हेयर कलर, आई कलर एक जैसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा लिटिल डिफरेंस होता है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक चीज़ जो है वो किसके द्वारा डिपेंड है, जीन पर डिपेंड है। और जीन प्रत्येक व्यक्ति में अलग कैरेक्टर को एनहेंस करने वाले अलग अलग जीन पाए जाते हैं। जीन की लोकेशन, जीन के जो सीक्वेंस हैं, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर किसी कलर का डिटर्मिनेशन करता है। बहुत से कैरेक्टर हैं, जैसे हम फोर्थ की बात करें आई कलर, स्किन कलर, बहुत से कैरेक्टर आ जाएंगे। हाइट, व्यक्ति की हाइट कैसी है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कैरेक्टर जो होते हैं वो। अब यहाँ पर ये जो कैरेक्टर को उत्पन्न करने वाले जो जीन हैं, मैंने बताया लोकेशन फिक्स होती है। अब यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर क्रोमोसोम में कुछ अलग बैंड्स बताए हैं। ये बैंड्स ही वास्तव में क्या है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को उत्पन्न करने वाले जीन की लोकेशन। मतलब कि हम बात करें, इस क्रोमोसोम को हम अलग से बना लेते हैं थोड़ा सा। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इस प्रकार से बनी हुई है, देखो। मान लो कोई भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमने ले लिया, मैं इसको बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए आपको। उसके बाद एक लोकेशन मैंने ये बनाई, उसके बाद एक लोकेशन ये बना रखी है, उसके बाद थर्ड लोकेशन है वो इस कलर से बना दी। उसके बाद मैंने 3 लोकेशन बनाई। मान लो ये क्रोमोसोम है, इसी का दूसरा क्रोमोसोम भी इसी तरह से होगा, उसको भी दोबारा बना लेते हैं ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। होमोलोगस क्रोमोसोम बना दिया हमने। अब इसके सेम वही चीज़ यहाँ आएगी। उसके बाद और उसके बाद हम इसको इस प्रकार से ले सकते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब होगा क्या, अब मान लो ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है, ये पर्टिकुलर जो लोकेशन है, वहाँ पर ये मान लो हाइट से संबंधित जीन को रिप्रेजेंट करा। मतलब कि यहाँ डीएनए के अंदर कुछ जीन ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस लोकेशन वाले जीन जो होंगे वो हाइट को रिप्रेजेंट, मतलब कि ये हाइट का एलील है। अब उस हाइट की जो कैरेक्टर है वो कैसा होगा, आपको व्यक्ति का हाइट जो एक जैसी नहीं होती, कुछ बहुत लंबे होते हैं, कुछ मीडियम साइज़ के होते हैं, कुछ थोड़े बौने कद के होते हैं, या उससे भी छोटे कद के व्यक्ति होते हैं। तो हाइट कैसी है, मतलब कि उसका हाइट का फ्लेवर कैसा है,
उसकी नेचर कैसी आएगी, मतलब कि ये कैरेक्टर हाइट को तो रिप्रेजेंट कर देगा, लेकिन हाइट कितनी आएगी, तो वो उसका होता है एलील, मतलब कि ये यहाँ पर हाइट का एलील आ गया। जीन तो यहाँ पर हाइट को रिप्रेजेंट करे, लेकिन उसके अंदर उसकी नेचर कैसी है, वो उसका क्या होगा, एलील। इस तरह से हम दूसरा हम बोल सकते हैं आई कलर, हम थर्ड ये बोल सकते हैं यहाँ पर हेयर कलर। मतलब हमने एक होमोलोगस क्रोमोसोम का देखा, एक क्रोमोसोम किससे किया प्राप्त, मदर से, एक क्रोमोसोम किससे किया, फादर से। तो सेम लोकेशन जो है वो जीन की या उस एलील की दूसरे क्रोमोसोम पे वहीं पर ही होगी। इस तरह से आपस में क्या होती है, उनकी पेयरिंग होती है, और ऐसे क्रोमोसोम क्या बोलते हैं हम, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। अब आई कलर है, कुछ व्यक्तियों की आई जो है तो ब्राउन होती है, कुछ डार्क ब्राउन बोल सकते हैं इसको, कुछ की ब्लू आइज होती हैं, कुछ की। तो इस तरह से ये आई का कलर जो है, कोई भी शरीर का कलर जो है वो पिगमेंटेशन पे डिपेंड करेगा, वर्णकों पे डिपेंड करेगा। उस पिगमेंट को बनाने के लिए विशेष टाइप की प्रोटीन होती है, जो पिगमेंटेशन प्रोटीन होती है उसको हम, और उसका निर्माण जो होता है वो मेलानिन का बनेगा। और प्रोटीन को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन, और जीन की लोकेशन कहाँ होती है, क्रोमोसोम पे होती है। तो यहाँ पर आई कलर को, यहाँ पे हेयर कलर भी क्या होते हैं, जैसे एशियंस लोगों का कलर, हेयर का कलर ब्लैक होता है। यदि हम यूरोपियन कंट्री में चले जाएं तो वहाँ पर वो ब्राउन या लाइट ब्राउन कलर होते हैं, वहाँ पे उनकी ब्राउन्स की शेड भी क्या अलग अलग हैं। हमारे एशियन कंट्री में भी देखें तो बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर होंगे, थोड़े हल्के होंगे, थोड़े और हल्के होंगे। तो ब्लैक्स की भी क्या होती हैं, ब्लैक कलर की भी अलग अलग शेड्स चलती हैं। तो वो भी किसके द्वारा बना होगा, पिगमेंटेशन होगा, प्रोटीन बनेगी, मेलानिन पिगमेंट होगा। तो मेलानिन प्रोटीन को बनाने के लिए उसकी पिगमेंटेशन की नेचर कैसी है, मतलब कि प्रोटीन को बनाने वाला मेलानिन है, मेलानिन को बनाने वाले जीन है। तो जीन की नेचर तो हमें पता है कि ये मेलानिन का या पिगमेंटेशन का करने वाला जीन है, लेकिन उसका फ्लेवर कैसा है, फ्लेवर मीन्स वो एलील किस नेचर का है, वो किस नेचर का है उसको हम बोलते हैं एलील। तो इस तरह से प्रत्येक एलील की लोकेशन जो होती है फिक्स होती है, और सेम एलील या सेम जीन रखने वाले जहाँ पर वो एलील प्रेजेंट होता है, उस प्रेजेंट जो हाइट अब यहाँ पर होगा, तो उस जीन की लोकेशन को हम बोलते हैं लोकस। उसे हम क्या बोलते हैं, लोकेशन। मतलब कि किसी पर्टिकुलर एलील की क्रोमोसोम पे पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, लोकस। तो ये जो लोकस है, ये जो लोकेशंस हैं, ये जो फादर के क्रोमोसोम में है वही लोकेशन उसी क्रोमोसोम के मदर के क्रोमोसोम में होगी, और इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के क्या हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहाँ पर इस क्रोमोसोम की बात करें, यहाँ पर मान लो नोज साइज, या आपने कह सकते हैं फेस शेप, और ये मान लो अपने कह दिया आई पोजीशन मतलब कि नज़दीक है, दूर है, यहाँ से चेहरे के ऊपर, या दूर है, या दोनों के बीच की लोकेशन है। तो ये जो लोकेशन है ये इस कैरेक्टर को एनहेंस करेगी। तो इसके जो मदर के जो जीन हैं उसी के अकॉर्डिंग फादर वाले जो जीन होंगे वो भी नोज साइज को, फेस शेप को और आई पोजीशन के जीन को वहाँ पर लोकेट करेगा। तो वो आपस में क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, और ऐसे पेयर्ड क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसके ऊपर जो कैरेक्टर रख रहा है और यहाँ पर जो कैरेक्टर है, यहाँ पर कोई कैरेक्टर नहीं है, यदि कैरेक्टर होता और ऊपर कोई कैरेक्टर होता तो वहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है इससे कभी पेयरिंग नहीं करेगा, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम सेम नहीं रखते, उनके कैरेक्टर अलग हैं और उनकी जीन की लोकेशन भी अलग है। तो इस तरह से 23 पेयर्स 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो प्रत्येक क्रोमोसोम, चाहे 23 क्रोमोसोम हैं, वो कहलाता है जीनोम। तो प्रत्येक जीनोम जो है वो प्रत्येक जो कैरेक्टर है वो प्रत्येक क्रोमोसोम के ऊपर इस तरह के कई कैरेक्टर होते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर हजारों कैरेक्टर होते हैं जो क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। उस कैरेक्टर का उत्पन्न होना या उत्पन्न नहीं होना, मतलब कि वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा
या नहीं होगा, उस होमोलोगस क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले एलील्स पर डिपेंड करता है। अब एलील्स को बताऊंगा नहीं दोबारा, एलील्स क्या होता है, उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाले कैरेक्टर जो हैं वो उसके ऊपर क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले एलील्स पर डिपेंड करता है। एलील क्रोमोसोम के विपरीत लक्षणों को रखते हैं, मतलब कि एलील जो होते हैं वो विपरीत लक्षणों को रखते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो भी एलील्स होंगे, विपरीत लक्षण कैसे, हम मेंडलिज्म में पढ़ेंगे, या तो वो सेम टाइप के लक्षण रखेंगे, उसके कैरेक्टर्स होंगे सेम टाइप के होंगे, तो वो किस टाइप का होगा, उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। यदि विपरीत लक्षणों वाले होंगे तो उसमें उस क्रोमोसोम को क्या कहेंगे, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हमने डिस्कस किया जीन, लोकस, एलील और होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट। ये चीज़ें जो थी वो मेंडल को नहीं पता थी भी ऐसी, उन्होंने सारी चीज़ों को एक चीज़ में पिरो दिया, फैक्टर्स। लेकिन आज हम उस चीज़ को पूरी तरह से डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ जो है, ये फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर ये चीज़ आपको पसंद आई है, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जीन वर्सेस एलील का, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेंडलिज्म के रूल्स, मेंडलिज्म जो नियम दिए, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन उससे पहले हम मेंडल का सेकंड पार्ट इंट्रोडक्शन का हम पढ़ेंगे। उसमें और क्या क्या चीज़ है वो क्रोमोसोम पे पाई जाती है, जिसके बेसिस पे हम और कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे, और उन टर्मिनोलॉजी को समझने के बाद में हम क्या करेंगे, मेंडलिज्म के एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी होगा, पहले इतना आप समझो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।